ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड लुओ को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से हॉर्स राइडिंग कर रहा था, जिसे इस तरह देखकर उसकी मॉम को उसको काफ़ी फिक्र होने लगती है। तभी अचानक से लुओ को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसकी मॉम काफ़ी घबरा जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शाओ शाओ को मैसेज करके उससे फेंगमिंग के बारे में पूछती है, पर तभी वहाँ से जाते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ से अब हमें सीन सीधा 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जहाँ उसकी मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि लोगों की अभी भी हार्ट सर्जरी हुई थी और उसकी मॉम को फिक्र थी कि कहीं उसकी कंडीशन फिर से खराब ना हो जाए, इसीलिए वो हमेशा उसे अपने घर में ही रखती थी। पर लुओ उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम हमारी फीमेल लीड शाओ शाओ को देखते हैं जो कि एक ग्रेव पर जाती है और उसे एक्स बोलकर अपनी न्यू डिजाइन की हुई ड्रेस दिखाती है, जिसका मतलब 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट में एक्स की ही मौत हुई थी। अब वो यहाँ पर उसके फेवरेट गिटार से उसके लिए म्यूजिक प्ले करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलती है तो देखती है कि गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई है, इसीलिए वो जल्दी से पास की शॉप पर स्ट्रिंग लेने के लिए चली जाती है। इसी बीच हम लोगों को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक स्टोर पर जाता है और अपने गिटार के लिए स्ट्रिंग्स खरीदता है। तभी वहाँ पर शाओ शाओ आती है और उसे भी यहाँ मार्टिन गिटार के स्ट्रिंग्स चाहिए थे, जहाँ शॉप ओनर बताती है कि उसके पास सिर्फ आखिरी स्ट्रिंग्स बचे थे जो कि इस आदमी ने खरीद लिए हैं। अब जैसे लोग यहाँ पर शाओ शाओ को देखते हैं तो उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं और उसके हार्ट में पेन होता है, जैसे कि वो पहले उससे मिल चुका हो, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करके स्ट्रिंग्स लेकर जाने लगता है। पर शाओ शाओ उसे रोकती और समझाने लगती है कि ये स्ट्रिंग्स उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो उसे ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन लोगों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर शाओ शाओ को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और उदास होकर चली जाती है। पर हम देख पाते हैं कि लुओ अभी तक वहीं पर था, जो कि अपने ड्राइवर से शाओ शाओ को पीछा करने के लिए कहता है। शाओ शाओ वापस से एक्स की ग्रेव पर पहुंच जाती है, जहाँ वो उसे स्टोर में मिले हुए पर्सन के बारे में बताती है जिसकी वजह से उसे स्ट्रिंग्स नहीं मिल पाई। जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके पीछे पीछे लुओ भी यहाँ पर आ गया था, जो कि उसे छुप कर देख रहा था। फिर शाओ शाओ उस गिटार को वहीं पर रख देती है और वहाँ से जाते जाते कहती है कि अब मैं तुमसे अगले साल मिलूंगी। पर उसके जाने के बाद लुओ उस ग्रेव पर आता है, जो कि उस गिटार को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम लोगों को देखते हैं जहाँ उसका भाई उसे सवाल करता है कि तुमने भला ये गिटार सिमेट्री से क्यों चुराया, जिसके जवाब में लुओ कहता है कि ये वही गिटार है जो कि मैंने अपने सपनों में आने वाली लड़की के हाथों में देखा था, इसीलिए से उसका पता लगाने में इस गिटार को अपने साथ लेकर आ गया। लेकिन ये सारी बातें उसके भाई के सर के ऊपर से जा रही थी। फिर वो लोगों को एक सरप्राइज देने के लिए एक होटल के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसने उसके रिकवर होने पर पार्टी की तैयारी की हुई थी, जिसे देखते ही वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका भाई उसे पार्टी में आने के लिए मना लेता है, जिसके बाद पार्टी शुरू होती है। यहाँ हम इनके साथ वाले रूम में देखते हैं जहाँ पर शाओ शाओ रुकी हुई थी। वो इनकी पार्टी के शोर की वजह से बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, इसीलिए तंग आकर वो इनसे बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ दरवाजे पर लुओ का भाई आता है, जिसे शाओ शाओ कंप्लेन करने लगती है कि उनका म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड है। पर क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर रही थी और म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा था, तो उसे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जिससे वो परेशान होकर वापस से अपने रूम के अंदर चली जाती है। अगले दिन अब जब शाओ शाओ अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि कल रात पार्टी वाले रूम से कोई बाहर निकल रहा था, इसीलिए सही मौका समझकर वो उसे सुनाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। पर जब वो लिफ्ट में उसका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये पर्सन लुओ था जिससे कि वो म्यूजिक शॉप में मिल चुकी थी। लिफ्ट में वो उसे कंप्लेन करने लगती है कि कल रात वो लोग कितना जोर से म्यूजिक बजा रहे थे, जिस पर लुओ से माफ़ी मांगता है। पर शाओ शाओ को देखकर वो यही सोच रहा था कि ये कौन लड़की है जो कि बार बार उसके ख्यालों में आती है, जिससे कि उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। और उसकी ऐसी शक्ल देखकर शाओ शाओ सोचने लगती है कि पता नहीं कैसा अजीब सा इंसान है। रिसेप्शन पर जाकर अब दोनों एक साथ चेकआउट करते हैं और वहाँ से जाने से पहले लुओ एक बार फिर से कल रात के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर शाओ शाओ कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जिनकी ऐसी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट कुछ और ही समझने लगती है, जो देखकर शाओ शाओ उन्हें सब कुछ क्लियर करती है। पर इसी बीच वो गलती से लुओ का पेमेंट कार्ड तोड़ देती है, इसीलिए उसके पैसे अब उसे ही पे करने पड़ते हैं। यहाँ से निकलते हुए वो उससे पूछती है कि अब तुम मुझे ये पैसे वापस कैसे करोगे, जिसके जवाब में वो उसे साथ में घर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो। इसीलिए वो उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देती है ताकि वापस जाने के बाद वो उसे पे कर दे, और जाने से पहले वो उसे धमकाती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। फिर हम देखते हैं कि लुओ अपने भाई के साथ कहीं पर जा रहा था, तभी वो कुछ फ़ोटोज़ देखता है जो जगह उसे अपने सपनों से मिलती हुई लगती है, इसीलिए वो उससे हेल्प मांगता है वहाँ पर जाने
करने के लिए। दूसरी ओर हम लुओ की मॉम को देखते हैं जैसे कि उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो रात से वापस घर नहीं आया था और ना ही उसने मेडिसिन ली थी। तभी उनकी असिस्टेंट बताती है कि यंग मास्टर लुओ एयरपोर्ट पर गए हैं, जो सुनकर वो घबरा जाती है और जल्दी से गार्ड्स को उसे वापस लाने के लिए कहती है। सीन अब शो पर आता है जो कि वापस से सिंगापुर से अपने घर शोंगचिंग जा सके। यहाँ हम लुओ को भी देखते हैं जहाँ उसका भाई उसके कहने पर उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि लुओ अपनी फ्री लाइफ जीने के लिए अपनी मॉम से दूर जा रहा था। अब शोंगचिंग पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लुओ और शाओ शाओ एक ही कैफे में जाते हैं, पर वो एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। जहाँ से जाते वक्त शाओ शाओ का रिस्टबैंड वहीं पर गिर जाता है। जब लुओ की उस पर नज़र पड़ती है तो वो उसे उठा लेता है और उसे याद आता है कि उसने उसी लड़की के हाथ में देखा था जो कि उसे गिटार शॉप में मिली थी, इसीलिए वो इसे अपने पास ही रख लेता है। एयरपोर्ट के बाहर अब शाओ शाओ को उसका भाई यूवी रिसीव करने के लिए आता है और लुओ को उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त योंगी रिसीव करने के लिए आती है, जिसके साथ वो उसके फैशन स्टूडियो में जाता है जहाँ योंगी उसे अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर लुओ मना कर देता है और बताता है कि वो यहाँ पर किसी और काम से आया है। इतने में योंगी को कुछ काम पड़ जाता है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाती है। तभी लुओ की नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ती है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें शाओ शाओ की डिटेल्स थी, जिसे यहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाता है। अब जब तक योंगी वापस आती है तो लुओ ने अपना मन बदल लिया था। वो उसके एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और बताता है कि मैं अब से तुम्हारा नया पार्टनर हूँ। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है, पर वो तो सिर्फ शाओ शाओ के बारे में जानने के लिए पार्टनर बनने के लिए राजी हुआ था। सीन अब शाओ शाओ पर आता है जिससे उसका भाई 500 युआन उधार मांगता है क्योंकि उसे एक डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना था और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जहाँ शाओ शाओ पहले तो उससे अपनी काफ़ी तारीफ करवाती है, फिर पैसे दे देती है। यहाँ से फिर वो फेंग मिंग से मिलने के लिए चाहती है जो कि उसके अंकल का बेटा था, लेकिन वो उससे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसने उसके साथ सिंगापुर की टिकट बुक की थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहाँ पर नहीं गया। लेकिन फेंग मिंग यहाँ पर उसे कोई भी रीज़न नहीं बताता, तो शाओ उसे अंकल की हॉटपॉट रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है क्योंकि उसके डैड और फेंग मिंग के डैड साथ मिलकर डिनर करना चाहते थे, पर वो रेस्टोरेंट आने के लिए भी मना कर देता है। जिस पर शाओ शाओ उसे एक हार्ड डिस्क दिखाकर ब्लैकमेल करने लग जाती है जो कि वो सिंगापुर से लेकर आई थी। ये देखकर फेंग मिंग साथ चलने के लिए तुरंत से मान जाता है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि ओरफिला से उसके भाई यानी कि लुओ को वापस से सेफली घर लाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें उसकी तबीयत की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिस पर वो उन्हें हिम्मत देती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। सीन अब शाओ शाओ पर आता है जो कि अपने अंकल के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में थी जहाँ उसके अंकल उसकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं और खाते वक्त वो सिर्फ यहाँ पर फेंग मिंग को ही देखे जा रही थी, तो वो उससे अपनी हार्ड ड्राइव मांगता है, लेकिन शाओ शाओ उसे दिखाने लगती है कि उसके पास तो वो है ही नहीं। ये देखकर फेंग मिंग गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है, जिसे मनाने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये देखकर वो उसे उसकी हार्ड ड्राइव वापस कर देती है और बताती है कि ये टूटी हुई थी जो कि सिंगापुर में फिक्स नहीं हो पाई। उसे लेकर फेंग मिंग कहता है कि इसे मैं फिक्स करवा दूंगा। यहाँ वो उसे समझाती है कि एक्स के जाने का दुख हमें भी है, पर तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तुम इस तरीके से अंकल के लिए मुसीबत नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फेंग मिंग हमेशा ड्रिंक करता रहता था और अपने डैड की रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था। वो उसे ये भी बोलती है कि अगर एक्स आज होती तो वो कभी भी तुम्हें इस तरीके से नहीं देखना चाहती होगी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसे एक्स के जाने का दुख है। जो सुनकर फेंग मिंग उसे उल्टा सुनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें उसके जाने का दुख है, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे दिखाता है क्योंकि उसके हाथों से ब्रेसलेट गायब था। असल में ये ब्रेसलेट उसे एक्स ने दिया था उनकी फ्रेंडशिप की निशानी का, जो देखकर शाओ शाओ भी हैरान हो जाती है कि आखिर ब्रेसलेट कहाँ पर चला गया, और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर नहीं घुमाया है, पर फेंग मिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। और शाओ शाओ उस ब्रेसलेट को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो कि योंगी के साथ डिनर पर गया हुआ था, लेकिन उसे कुछ काम पड़ जाता है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और अब लुओ खुद ही उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसे अपने सामने शाओ शाओ दिखाई देती है जो कि कुछ ढूंढ रही थी, इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ शाओ शाओ को ब्रेसलेट हर जगह ढूंढने के बाद भी कहीं पर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर एक्स से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि वो ब्रेसलेट उसने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था, और रोने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक्स दिखाई देती है जो कि उसे रोने से मना करती है, लेकिन जैसे ही फाउंटेन रुकता है तो उसे एक्स की जगह पर वहाँ पर लुओ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उसे उसका ब्रेसलेट दिखाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हम युवई को देखते हैं जो कि जब सो रहा था तब शाओ शाओ उसके चेहरे पर ड्राइंग कर देती है और फिर उसके कान पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो फेंग मिंग के घर की पाइप को रिपेयर कर सके। इसलिए वो बिना कुछ कहे ही अंदर चले जाता है। अब जब ये लोग उसके घर पर जाते हैं तो फेंग मिंग को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी शाओ शाओ से नाराज है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही अंदर चला जाता है। पर शाओ शाओ से मनाने लग जाती है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अगर उनके बीच में कभी भी कोई बात बिगड़ेगी तो वो अगले दिन उसे सॉल्व कर लेंगे। पर फेंग मिंग तो उससे बात करने के मूड में ही नहीं था, तो वो उसे नीचे रखे हुए नूडल्स खाने के लिए बुलाती है और वहाँ से अपने काम पर चली जाती है।
जिसके बाद फेंगमिंग भी वहाँ से अपना बैग लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जिसे योंगी उसकी बताई हुई जगह पर ड्रॉप कर देती है ताकि वो उस फोटो वाले घर को ढूंढ सके। अब वो आसपास के लोगों से बात करते हुए उस घर तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसके हार्ट में फिर से पेन होने लगता है। इसीलिए वो घर के ओनर से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर यूए था। वो खुद को इस घर का ओनर बताता है और उसे लगता है कि लुओ यहाँ पर रेंट पर घर लेने के लिए आया है, इसीलिए वो उसे घर में घुमाने लग जाता है। पर जब ये लोग रूम के अंदर जाते हैं तो लुओ को यहाँ पर कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो यूए से यहाँ का रेंट पूछता है ताकि वो यहाँ पर रहकर सब कुछ पता कर सके कि आखिर उसे इस जगह के विजन्स क्यों आते हैं। फिर हम फेंगमिंग को देखते हैं जो कि हार्ड डिस्क को रिपेयर करवाने के लिए लेकर गया था, पर ओनर उसे बताता है कि इसका डेटा शायद ही रिकवर हो पाएगा। जो सुनकर वो परेशान हो जाता है, जिसका मतलब उसके अंदर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था। दूसरी ओर शाओ शाओ अपनी कंपनी जिसका नाम रिक डिज़ाइन है वहाँ पर पहुँच जाती है। सभी लोग यहाँ पर काफ़ी हड़बड़ी में थे क्योंकि इंटरनेशनल फैशन वीक स्टार्ट होने वाला था, इसलिए उनकी बॉस सभी को मीटिंग में बुलाती है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि उनमें से सिर्फ 3 अच्छे डिज़ाइनर्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा जो कि उनकी रिक कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ वो सभी अपने कॉम्पिटिटर बोरी कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सीन अब बोरी कंपनी पर आता है और वो मीटिंग में अपने कॉम्पिटिटर यानी कि रिक कंपनी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर लुओ आता है जिसे योंगी सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसे देखकर सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि योंगी और वो रिलेशनशिप में है, जो कि अपनी कलीग लिनियो को लुओ के बारे में बताती है और उसे उसकी फ़ोटो भी दिखाती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि अरे तुम दोनों तो साथ में काफ़ी अच्छे लगोगे। पर शाओ शाओ कहती है कि हो सकता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो, क्योंकि लास्ट नाइट जब वो उससे मिली थी तो वहाँ पर एक लड़की उसे पिक करने के लिए आई थी जो कि योंग ही थी। अब जब ये लोग बात कर ही रहे थे तभी उनके पास एक वाटर बॉटल की ब्रांडिंग कंप्लीट होकर आती है, जिसे देखकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है और जल्दी से बोरी कंपनी के ऑफिस जाकर वहाँ पर डायरेक्टर लू से मिलती है। वो उसे अब बात करने अकेले में लेकर जाती है, जहाँ पीछे से लुओ भी उन्हें अकेले जाते हुए देख लेता है। अब उससे पहले कि वो उनके पीछे वहाँ पर जा पाता और फिला वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लुओ छुपने लग जाता है। वहीं शाओ शाओ और डायरेक्टर लू एक स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि डायरेक्टर लू उसे पसंद करता है, लेकिन शाओ शाओ उसे बस अपने सीनियर और एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा और कुछ भी नहीं मानती थी। और वो यहाँ पर उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करने के लिए आई थी क्योंकि उस बॉटल पर जो ब्रांडिंग थी वो उसकी और डायरेक्टर लू की एक कार्टून इमेज थी जो कि डायरेक्टर लू ने ही बनवाई थी। और वो इस बात से परेशान थी कि कहीं उन्हें कोई पहचान न ले जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो। पर डायरेक्टर लू ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था, लेकिन अपनी गलती पता चलने पर वो भी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे पसंद करना शुरू नहीं कर देती। जो सुनकर शाओ शाओ वहाँ से निकल जाती है, पर डायरेक्टर लू उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। सीन अब उर्फिला पर आता है जो कि योंगी से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है, जहाँ उसे देखकर योंगी काफ़ी खुश होती है। उर्फिला यहाँ पर उसे सीधा लुओ के बारे में पूछती है, जिस पर वो झूठ कह देती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर हम लुओ को एक स्टोर रूम में छुपा हुआ देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर लुओ और शाओ शाओ भी कुछ एम्प्लॉयज से बचते हुए आ जाते हैं। शाओ शाओ यहाँ पर उसे समझाती है कि मैंने स्कूल टाइम में ही आपके साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर दिया था, जिस पर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं भूल गया था कि हम दोनों ही अलग कंपनीज में हैं और दोनों कंपनीज एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। इस वजह से अगर बॉटल की ब्रांडिंग किसी ने पहचान ली तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पर वो अब भी उस पर गिव अप नहीं करता और दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं हम उर्फिला को देखते हैं, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि योंगी और लियू बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उर्फिला भी उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। यहाँ पर वो उसका झूठ भी समझ गई थी कि लुओ उसी के साथ है, लेकिन इस बात से वो खुश थी कि वो उसका ख्याल रख रही है। फिर वो जाते जाते उससे बोलती है कि तुम और लुओ साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो सुनकर योंगी भी खुश हो जाती है। अब उसके जाने के बाद जब लुओ वापस आता है तो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में उर्फिला से झूठ बोलने की बहुत ही कोशिश की, पर उसने मेरा झूठ पकड़ लिया, इसलिए वो उसे उसका अगला प्लान पूछती है, जिस पर लुओ कहता है कि मैं यहीं पर रहकर अपनी आगे की लाइफ खुद जीऊंगा। योंगी उसे रात में अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है, पर वो मना कर देता है और बताता है कि आज उसे कुछ काम है। वहीं उर्फिला अपनी असिस्टेंट से लुओ का न्यू नंबर पता करने के लिए कहती है, जिसके जरिए वो उस तक पहुंच पाए। सीन अब शाओ शाओ पर आता है, जो कि अपनी कलीग से आज रात डिनर पर चलने के लिए कहती है, पर काम की वजह से वो उसे मना कर देती है और सजेस्ट करती है कि तुम उस सिंगापुर वाले लड़के को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। उसने तुम्हारा ब्रेसलेट भी वापस किया था तो तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। इतने में उसे लियो के सामने से मैसेज आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ डिनर के लिए इन्वाइट करता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है, पर फिर उसे अपने अंकल के रेस्टोरेंट में बुला लेती है। रात को अब जब लुओ उसके साथ रेस्टोरेंट में जाता है तभी वहाँ पर शाओ शाओ के अंकल आते हैं, जिन्हें शाओ शाओ लुओ से मिलवाती है और बताती है कि ये मेरे अंकल हैं। ऑर्डर करने से पहले अब शाओ शाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, जहाँ उसके मुंह से अपने आप ही हाँ में जवाब निकल जाता है।
जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकता। शाओ शाओ जिस भी डिश का नाम लेती है उसके मुंह से अपने आप ही उस चीज़ के लिए हाँ निकल जाती है। जहाँ अपनी पसंद उससे मिलता हुआ देखकर शाओ शाओ भी काफ़ी खुश होती है और फिर ऑर्डर करने के लिए चली जाती है। पर लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इतने में शाओ शाओ ऑर्डर लेकर आ जाती है, जिसे जब लुओ खाना शुरू करता है तो उस बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उस खाने की तारीफ़ करता है। इसके बाद शाओ शाओ से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी पढ़ाई की है और वो जॉब की तलाश में यहाँ पर आया हुआ है। जो सुनकर शाओ शाओ उसकी तारीफ में कहती है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें तो आराम से अच्छी जॉब मिल जाएगी, और एक मैं हूँ जिससे अगले 3 दिन में मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी है और मेरे पास कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। तो लुओ को एक आइडिया आता है और वो उसे डिनर के बाद बुक स्टोर में लेकर जाता है, जहाँ वो उसके साथ कुछ बुक्स ढूंढता है जिससे शाओ शाओ को इंस्पिरेशन लेने में मदद मिले। लेकिन वापस आते वक्त बारिश होने लग जाती है, जिस चीज़ के लिए लुओ तो पहले से ही तैयार था क्योंकि वो घर से वेदर रिपोर्ट देख कर निकला था। लेकिन जब शाओ शाओ जाने लगती है तो लुओ अपने आप ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अम्ब्रेला अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिसके लिए शाओ शाओ उसे मना कर देती है। इतने में एक कार उन दोनों पर पानी उड़ाकर चली जाती है, जिससे दोनों ही भीग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। जिन्हें इस तरह हंसते हुए उर्फिला दूसरी तरफ से देख रही थी और लोगों को काफ़ी टाइम बाद इतना खुश देखकर उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो बिना उसके सामने आए यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फेंगमिंग को देखते हैं, जो कि एक रेस कोर्ट का कोच है, पर उसकी कलीग उसकी स्किल्स की तारीफ करते हुए उसे समझाती है कि तुम्हें एक रेसर होना चाहिए वरना तुमसे कोई और ही आगे निकल जाएगा। पर चेंगमिंग का ध्यान यहाँ पर एक रेसर पर था जो कि काफ़ी अच्छे से रेस कर रही थी। अब बाद में जैसे ही वो अपना हेलमेट हटाती है तो हम देख पाते हैं कि ये योंकी है, जो कि स्कोर बोर्ड पर हाईएस्ट स्कोर देखकर समर नाम की रेसर के बारे में पूछती है, जिसने कि काफ़ी कम टाइम में रेस ट्रैक पूरा कंप्लीट किया था। असल में ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि फेंगमिंग था, पर ये बात योंगी को नहीं पता थी और वो उसके सामने उसे बोल देती है कि देखना मैं एक दिन इस पर्सन से आगे निकल कर दिखाऊंगी। रात में फिर हम शाओ शाओ को देखते हैं, जिसे युवई बताता है कि मैंने हमारे पुराने घर को एक फॉरेनर को रेंट पर दे दिया है, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिखाता है। लेकिन वो ये जानकर शॉक हो जाती है कि वो लुओ है और उसे पूछती है कि क्या तुमने उसे बताया कि उस घर में फेंगमिंग भी रहता है, जिसके जवाब में युवई बोलता है कि उसने पूछा ही नहीं और मैं भी उससे ज़्यादा रेंट लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। शाओ शाओ बोलती है कि कोई और उस घर में रहने के लिए आए, ये बात फेंगमिंग कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे रेंट के पैसे मांगती है ताकि वो लुओ को वापस कर सके। लेकिन जब युवई नहीं मान रहा होता तो शाओ शाओ उसे डैड की धमकी देने लग जाती है कि वो ये बात उन्हें जाकर बता देगी, इसीलिए अब उसे मानना ही पड़ता और वो उसे रेंट का एडवांस पेमेंट वापस कर देता है। अगले दिन हम लुओ को देखते हैं, जो कि नहाते वक्त इस बारे में सोच रहा था कि जब उसने शाओ शाओ से इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा था तो वो काफ़ी सीरियस हो गई थी और उसने उसे बताया कि ये ब्रेसलेट उसकी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिस बात से लुओ टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो पर्सन कौन है। तभी घर में फेंगमिंग आता है, जो कि कमरे में सामान देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। लुओ को भी अब यहाँ पर एहसास हो गया था कि घर के अंदर कोई है, इसीलिए वो एक क्लीनर को वेपन की तरह लेकर बाहर आते हैं, जहाँ अपने घर में किसी अनजान शख्स को देखकर ये दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब इससे पहले कि वो एक दूसरे से बात करते हैं, इतने में शाओ शाओ वहाँ पर आ जाती है, जो कि लुओ को बिना कपड़ों में चेंगमिंग के साथ देखकर कुछ और ही समझने लगती है, पर दोनों से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद शाओ शाओ फेंगमिंग को उसके नए किराएदार से मिलवाती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बाहर लाकर पूछता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। तो शाओ शाओ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उसकी गलती है, पर तुम यहाँ पर अकेले रहते हो और इसी बहाने तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। मेरा डैड भी रेंट के बहाने अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे सेव कर लेंगे। जिसके आगे फेंगमिंग कुछ बोल नहीं पाता, पर वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और रहे क्योंकि वो स्टार का कमरा था। जिस पर शाओ शाओ कहती है कि अगर आज स्टार होती तो इसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे फेंगमिंग को लगता है कि शाओ शाओ ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए यहाँ से वापस जाने लगता है। जिसे ऐसे देखकर लुओ पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो यहाँ पर उससे अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वो उसे पैसे वापस करने लगती है, पर लुओ कहता है कि उसे ये घर काफ़ी पसंद आया है और वो यहीं पर रहेगा। ये सुनकर उसे खुशी होती है और वो बताती है कि फेंगमिंग का मूड हमेशा से ऐसा ही रहता है, तो अगर वो तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे बताना। फिर वो अपने काम पर चली जाती है, जिसके बाद लुओ फेंगमिंग के पास जाता है ताकि वो उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो लुओ बताता है कि उसने 1 साल का रेंट पे किया है, इसीलिए वो इससे पहले तो यहाँ से नहीं जाएगा। जो सुनकर वो उसे घूरने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।